हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। और मैं भाई बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी सब अच्छे होंगे। चलिए, आज की क्लास में हम लोग करेंगे चैप्टर 2 मात्रक और मापन। इससे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन क्लास दी थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से कर लेना। और ये जो चैप्टर नंबर 2 है, इसको हम 3 पार्ट में करेंगे। पार्ट 1 जो कि हम इस वाले पार्ट में करेंगे, हम भौतिक राशियों को जानेंगे, क्या होती है, उनके मात्रक क्या होते हैं, मात्रक कितने प्रकार की होती है भौतिक राशियां, और हमारा मापन का प्रणाली सिस्टम क्या क्या है। ये सारी चीज इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे। पार्ट नंबर 2 में हम करेंगे सार्थक अंक, त्रुटियों को जानेंगे, त्रुटि क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, त्रुटि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। पार्ट नंबर 3 में हम लोग इसके न्यूमेरिकल करेंगे, आंकिक प्रश्न करेंगे। ठीक है बच्चों, और आपको डेली 8 बजे ये क्लास हर दिन मिलेगी। ओके, तो अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों का इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें जानना है भौतिक राशियां, मात्रक और मात्रक प्रणाली। सबसे पहले जानते हैं कि भौतिक राशि क्या होती है। ठीक है, भौतिक राशि क्या होती है। भौतिक राशि वे राशियां जिन्हें मापा जा सकता है, ऐसी राशियां जिसको हम माप सकते हैं, जिनके संदर्भ में भौतिक के नियमों को व्यक्त किया जा सकता है, उनको भौतिक राशि कहते हैं। जैसे कि द्रव्यमान, जिसको हम नाप सकते हैं 1 किलो 2 किलो, लंबाई 1 किलोमीटर 2 मीटर, 1 मीटर 2 सेंटीमीटर, समय, तापमान, वेग, त्वरण, बल आदि। यानी कि वे सारी की सारी राशि जिसको हम आसानी से माप सकते हैं, उनमें हम भौतिक के नियम लगा सकते हैं, उन सभी राशियों को हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। इंग्लिश में इसको फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद बात करते हैं भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशि कितने प्रकार की होती हैं। अब बात करते हैं भौतिक राशि के प्रकार। भौतिक राशि कितने प्रकार की होती हैं। तो भौतिक राशि जो आपकी बच्चों 2 प्रकार की होती हैं। पहली आपकी मूल राशि और दूसरी आपकी व्युत्पन्न राशि। मूल राशि क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ऐसी भौतिक राशियां जो किसी और राशि पर निर्भर नहीं करती है, उनको हम मूल राशि कहते हैं। यानी कि वो किसी और पर निर्भर नहीं करती है, वो अपने आप स्वयं में ही कंप्लीट होती है। ऐसी राशि को हम क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। जैसे कि आपका द्रव्यमान हो गया किलोग्राम, लंबाई, समय, ताप आदि जो है, ये सारी सारी आपकी क्या है, मूल राशियां हैं। बात करें व्युत्पन्न राशि की, तो व्युत्पन्न राशि यानी कि ड्राइव्ड क्वांटिटी, वे भौतिक राशि जो मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती है। ऐसी भौतिक राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनती है, उनको हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे कि आपका वेग, त्वरण, बल, कार्य, ऊर्जा आदि। अब देखो, जैसे वेग है, या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं चाल है आपका। तो चाल बराबर क्या होता है बच्चों, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। तो यहाँ पे बच्चों चाल जो है, ये भी तो एक राशि है। और ये जो चाल राशि है किससे मिलकर बनी, देखो दूरी से, लंबाई और समय, यानी कि इससे, ये दूरी और समय से मिलकर बनी है। यानी कि आपकी मूल राशियों को जब आपस में हमने भाग किया तो उससे क्या मिल के आया, चाल। तो हम ये कह सकते हैं कि व्युत्पन्न राशि वो राशि होती है जो मूल राशियों के व्युत्पन्न से मिलती है, यानी कि मूल राशियों के प्रयोग से वो बनती है। उनको हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं, और इनको इंग्लिश में ड्राइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। अब बात करते हैं मात्रक की, कि मात्रक क्या होता है। तो बच्चों किसी भी भौतिक राशि की माप के लिए निश्चित मान्यता प्राप्त उस मानक की राशि का मात्रक कहलाता है। जैसे मान लो मैं बात करूं, यहां पे मैंने 5 मीटर लिखा है। क्या लिखा है, 5 मीटर। तो ये मेरी भौतिक राशि है। और भौतिक राशि में ये जो मीटर है, यही तो इसको दर्शा रहा है कि ये क्या है, मीटर, यानी कि लंबाई का मात्रक है। और इसने भी यही तो बात कही आपको कि भौतिक राशि की माप के लिए निश्चित मान्यता प्राप्त मानक को उसका मात्रक कहते हैं। यानी कि किसी भी अगर हम भौतिक राशि को दर्शाते हैं, तो भौतिक राशि के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत होती है। पहला हमारा u जो है, यूनिट, u को हम यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, और n हमारा जितनी बार लिया गया है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 5 मीटर लिख रहा हूं, तो ये जो मीटर है ना, ये ही मेरा यूनिट है, और इसी को मैं क्या कहूंगा, यही मेरा मात्रक है। और ये 5 क्या है, उस मात्रक को हमने कितनी बार लिया है। यानी कि अगर लंबाई 1 मीटर है तो 1 मात्रक हो गया, 2 मीटर है तो 2 मात्रक। जितनी बार हम उस भौतिक राशि को लेते हैं उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो भी वो राशि होती है उसको हम जिससे रिप्रेजेंट करते हैं उसको उसका मात्रक कहते हैं। यहीं पर अगर मैं 5 किलोग्राम लिख देता हूं, तो 5 किलोग्राम मुझे क्या दिखा रहा है भाई, तो यहां से जो मेरा 5 है, ये मेरा संख्यात्मक मान है, जो किलोग्राम है ये मेरा मात्रक है। तो यानी कि ये जो टोटल मिलकर बनी, ये पूरी आपकी क्या बनी, एक भौतिक राशि बनी। यानी कि हम किसी भी भौतिक राशि को दर्शाते हैं, जिससे हम दर्शाते हैं, उसी को उसका क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। और ये जो मात्रक होता है आपका 2 चीजों से मिलकर बनता है। पहला आपका संख्यात्मक मान,
और दूसरा आपका उसका मात्रक। ठीक है बच्चों, यानी कि 5 जो है, जैसे मैंने यहाँ पे 6 ग्राम लिख दिया, तो ये जो 6 है ये मेरा संख्यात्मक मान होगा, और ये जो ग्राम है ये आपकी इसका मात्रक हो जाएगा, राशि हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं भौतिक राशि के गुण, कि भौतिक राशि के गुण क्या क्या होते हैं। तो बच्चों भौतिक राशि के गुण ये आपके बच्चों एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो भौतिक राशि के जो गुण होते हैं आपके, यह सटीक रूप से परिभाषित होनी चाहिए। राशि ऐसी होनी चाहिए जिसको हम परिभाषित कर सके। उपयुक्त आकार का, इसका आकार निश्चित होना चाहिए, आसानी से सुलभ, आसानी से वो मिल जाए। यूनिट की प्रकृति आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए, कि वो यूनिट किस तरह की है, स्मॉल यूनिट है, ग्रेटर यूनिट है, इसे समय के साथ नहीं बदलना चाहिए। यूनिट जो होती है वो समय के साथ नहीं बदलती है। अगर 1 मीटर है तो वो 1 मीटर ही रहेगा, ऐसा नहीं कि वो 10 दिन के बाद 1 मीटर की वैल्यू कुछ हो जाए, 4 दिन के बाद 1 मीटर की वैल्यू 1 किलोग्राम है तो वो 1 किलोग्राम ही रहना चाहिए, हम उसको चाहे कहीं पे मेजर कर लें। ठीक है, दूसरा, यदि बदलते भौतिक परिस्थितियों जैसे तापमान, दबाव आदि लक्षण के साथ नहीं बदलना चाहिए। ये जो यूनिट है ये भौतिक परिस्थितियां कैसी होती है, जैसे कि ताप बढ़ा दिया, दबाव बढ़ा दिया, तो इनके साथ भी हमारी भौतिक राशियां बदलनी नहीं चाहिए। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम राशियों के बारे में करते हैं डिटेल में बात। भाई भौतिक राशियां हमारी कितने प्रकार की थी बच्चों? 2 प्रकार की थी। कौन कौन सी? हमारी थी मूल राशियां और दूसरी थी व्युत्पन्न राशियां। अब हम इन राशियों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, कितने प्रकार की होती है, कैसी होती है ये सब चीजें। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम जानते हैं मूल राशियां क्या होती है और मूल मात्रक क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए जानते हैं क्या होता है मूल राशियां और मूल मात्रक। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानते हैं मूल राशियां क्या होती हैं। जैसे कि हमने पीछे डेफिनेशन में पढ़ा था, मूल राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती, जो किसी और पर निर्भर नहीं होती, यानी कि अपने आप में स्वतंत्र होती हैं। इन राशियों को प्रदर्शित करने वाले जो मात्रक होते हैं उनको भी हम क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। यानी कि मूल राशियों को जो मात्रक प्रदर्शित करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चों? मूल मात्रक कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर द्रव्यमान, लंबाई एवं समय की मूल राशियों के जो मात्रक हैं वो किलोग्राम, मीटर और सेकंड है। ये हमारा अंतरराष्ट्रीय एसआई मान है। ये हमें याद रखना है कि लंबाई हमेशा किलोग्राम में मेजरमेंट होती है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, समय हमेशा सेकंड में और दूरी हमेशा मीटर में मापी जाती है। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली सिस्टम। अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली सिस्टम क्या है? सबसे पहले बात करते हैं हमारी भौतिक राशियों की। एसआई इंटरनेशनल सिस्टम है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली सिस्टम है, इसमें जो हमारी 7 मूल इकाई है। कितनी मूल इकाई होती है? 7 मूल राशियां जो हमारी 7 होती है, और 2 राशि जो है वो पूरक राशि होती है। अब बात करते हैं मूल राशियां। ये बच्चों आपको एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है कि आपकी 7 जो है 7 मूल राशियां कौन कौन सी हैं। यानी कि ये जो 7 मूल राशियां है इन्हीं से अपनी सारी व्युत्पन्न राशियां बनाई जाती हैं, क्रिएट की जाती हैं। जैसे कि पहली हमारी मूल राशि है लंबाई, जिसका मात्रक क्या है? मीटर। मीटर से हम इसको प्रदर्शित करते हैं, हिंदी में मीटर और इंग्लिश में एम से रिप्रेजेंट करते हैं। द्रव्यमान जो होता है सेकंड, हमारी दूसरी मूल राशि होती है, जिसका मात्रक हमारा किलोग्राम होता है। और तीसरा हमारा समय, जिसका मात्रक हमारा एस होता है, सेकंड से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। चौथा है हमारा विद्युत धारा, जिसको हम एम्पियर से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट। फिर नेक्स्ट है हमारा तापमान। तापमान को हम बच्चों केल्विन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? केल्विन से। हमारा एसआई जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें हम तापमान को केल्विन से रिप्रेजेंट करेंगे। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता मतलब प्रकाश, कितनी तेज प्रकाश की लाइट आ रही है, उसको हम कैंडेला सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। और पदार्थ की मात्रा हम मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बच्चों 7 की 7 जो मूल राशियां हैं इनको आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, उनके मात्रक भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी हम सारे के सारे व्युत्पन्न मात्रक हैं, फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं, उन सबको हम इन्हीं राशियों को और इन्हीं के मात्रक के थ्रू बनाते हैं। बच्चों ये तो हमने जान लिया कि हमारी मूल राशियां कौन कौन सी होती हैं, किस प्रकार की होती हैं। अब हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, अब हमें जानना है कि जो हमारी मूल राशि है हमने किसके स्टैंडर्ड के थ्रू ली है, कहां से हमारी आई है, किस तरीके से हमने जो लंबाई हमने 1 मीटर नापते हैं, कहां से हमें पता चला कि ये लंबाई 1 मीटर ही है, किसके स्टैंडर्ड में हमने इसके लिया। 1 किलोग्राम का जो वेट है, 1 किलोग्राम का वेट हमने 1 किलोग्राम द्रव्यमान हमने किस तरीके से मापा। जैसे आप चीनी 1 किलो तिलवा लेते हो, वो 1 किलोग्राम का जो हमने बट्टा क्रिएट किया है, तैयार किया है, वो किस चीज को मापक मान के किया हुआ है। ये समय हमारा 1 सेकंड क्या होता है, धारा क्या होती है। तो अब हम इन सभी मूल राशियों के बारे में इनकी डेफिनेशन जानेंगे और साथ साथ जानेंगे कि हमने कहां से इनको किस स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग हमने इसको लिया है, जो कि पूरे अंतरराष्ट्रीय सिस्टम ने माना है। किसी भी कंट्री में चले जाओ ये आपका फिक्स रहेगा। तो चलिए बात करते हैं मूल राशियों की। तो मूल राशि बच्चों हमारी होती थी 7, जो कि हमारा पहला था किलोग्राम।
किलोग्राम ये एक द्रव्यमान का मात्रक है। अब ये किलोग्राम किसके बराबर होता है, ये बच्चों आपको याद करना है बहुत अच्छे से। किलोग्राम जो होता है हमारा, 1 किलोग्राम पेरिस में जो है ये रखे प्लेटिनम, पेरिस में एक प्लेटिनम का टुकड़ा रखा है और इरेडियम का एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान के बराबर है। पेरिस में एक प्लेटिनम और इरेडियम का एक टुकड़ा रखा हुआ है, उसका जो वेट है, उस वेट को उसका जो मास है, उस मास को हमने 1 किलोग्राम कहा है। दूसरा, 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर पानी का जो द्रव्यमान होता है, उस द्रव्यमान को हम 1 किलोग्राम कहते हैं। परमाणु स्केल पर 1 किलोग्राम कार्बन के 5.0188 गुणा 10 की घात -25 परमाणुओं का जो द्रव्यमान होता है, उसको भी हम 1 किलोग्राम कहते हैं। तो जो हमारा किलोग्राम है ना बच्चों, वो इन तीनों में से किसी के भी हम बराबर रखेंगे। ये हमारी सब स्टैंडर्ड यूनिट है कि जो पेरिस में प्लेटिनम इरेडियम का एक विशेष टुकड़ा रखा हुआ है, अगर उसका जो भी उसका द्रव्यमान है वही 1 किलोग्राम के बराबर है, उसी को माप के पूरी विश्व में 1 किलोग्राम को परिभाषित किया गया है। दूसरा, 1 लीटर जल ले लो, 1 लीटर पानी ले लो, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो भी उसका द्रव्यमान होगा उसी को हम 1 किलो कहते हैं। और परमाणु स्केल पर 1 किलोग्राम कार्बन इसके बराबर होता है कि कार्बन के 5.0188 गुणा 10 की घात 25 परमाणुओं का जो द्रव्यमान है, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, 1 किलोग्राम कहते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि 1 किलोग्राम की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं मीटर। मीटर का मात्रक कहां लिया गया? ये जो मीटर है, 1 मीटर हमने किसको कहा, कहां से हमें पता चला कि 1 मीटर की यही लंबाई होती है? तो 1 मीटर जो है बच्चों वह दूरी है, 1 मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित होने वाले नारंगी प्रकाश की 16,50,763.73 तरंगे आती हैं। उस दूरी को हम क्या कहते हैं? 1 मीटर कहते हैं। यानी कि शुद्ध क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित होने वाली इतने तरंगे निकल के जहां से जहां तक पहुंचती है, उस वाली लंबाई को हमने क्या कह दिया? 1 मीटर कह दिया। अब बात करते हैं सेकंड की। 1 सेकंड हमने 1 सेकंड को कहां से लिया है? तो बच्चों 1 सेकंड जो है हमारा, वो कहां से आया है? यह समय का मात्रक है, ये तो आपको पता ही है। 1 सेकंड वह समय अंतराल है, 1 सेकंड उतने समय का अंतराल है जिसमें परमाणु की घड़ी में सीजियम 133 जो परमाणु है, वो इतनी बार कंपन करता है। इतना जो कंपन करता है, इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? इसी को हम 1 सेकंड कहते हैं। यानी कि जितना टाइम में वो इतनी बार कंपन करने में उसके परमाणु टाइम लगाते हैं, उसी टाइम को हमने क्या कहा बच्चों? उसी टाइम को हमने 1 सेकंड कहा है। ठीक है, तो यानी कि सीजियम 133 के जो परमाणु है, वो 91,92,63,63,17,700 बार जो कंपन करेगा, जितना टाइम उसको इतना कंपन करने में लगेगा, उसी को हमने 1 सेकंड कहा दिया। और यहां से हमने ये ऐसा इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में इसको मान लिया कि यही टाइम हमारा क्या है? 1 सेकंड है। अब बात करते हैं एम्पियर। एम्पियर क्या होता है बच्चों? एम्पियर हमारा धारा का मात्रक होता है, कक्षा 9-10 में आपने खूब पढ़ा है। अब बात करते हैं ये एम्पियर हमने माना किससे? तो 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे अनंत लंबाई के समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार के प्रति मीटर लंबाई तारों के बीच 2 गुणा 10 की घात -7 बल उत्पन्न करती है। उसको हम 1 एम्पियर कहते हैं। यानी कि हमने पढ़ा था भाई, विद्युत धारा क्या है? जब हमारे तारों के बीच में विद्युत धारा बहती है तो उन पर एक बल कार्य करता है। तो यहां से उसने कहा कि 1 एम्पियर विद्युत धारा हमने एक वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित, यानी कि ये तारों के बीच की दूरी क्या है? 1 मीटर है। 1 मीटर पर दूरी स्थित अनंत लंबाई के समांतर तार, बहुत लंबे तार हैं समांतर लंबाई के, जब इनके अंदर हम करंट प्रवाहित करते हैं तो इनके बीच में जो लगने वाला बल होता है, वो बल कितना होना चाहिए? जब वो बल कितना हो जाता है? 2 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन बल वो क्रिएट कर देता है। तो उसी करंट को हम कह देते हैं कि ये करंट हमारा 1 एम्पियर के मानक है, 1 एम्पियर के बराबर है। इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद करते हैं केल्विन। केल्विन क्या था बच्चों हमारा? केल्विन हमारा ताप का मात्रक था। तो केल्विन क्या होता है? 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु में उष्मागतिकी ताप का 1/273.16 भाग है। यानी कि 1 केल्विन जो तापमान है वो किसका है? जल का जो त्रिक बिंदु होता है, जहां पे जल बिल्कुल
बीच में मध्य बिंदु रहता है, उसमें उष्मागति की ताप का, उसका जो ताप है उसके ताप का 1/273.16 भाग जो है वो आपका 1 केल्विन कहलाता है। बात करते हैं कैंडेला। कैंडेला क्या था? ज्योति तीव्रता, यानी कि प्रकाश की तीव्रता का मात्रक होता था हमारा कैंडेला। एक कैंडेला को कृष्णिका के पृष्ठ, कृष्णिका क्या होती है? एक छोटा टुकड़ा जो पूरा काले रंग का पुता हुआ है, के 1/60 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की पृष्ठ लंबवत दिशा में ज्योति तीव्रता, जबकि कृष्ण का ताप प्लेटिनम गलनांक, इतने प्लेटिनम गलनांक के दाब के बराबर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? एक कैंडेला कहते हैं। बच्चों समझ में आया कैंडेला क्या होता है? कैंडेला कृष्णा पृष्ठ का जो 1/6 लाख मीटर क्षेत्रफल है उसकी पृष्ठ की लंबवत दिशा में जब उस पर ज्योति तीव्रता नापते हैं और उससे कितना तापमान बन जाता है? 101.325 पास्कल दाब के बराबर उसका तापमान हो जाता है, तो हम कहते हैं ये हमारा क्या है? एक कैंडेला है। अब बात करते हैं मोल की। मोल क्या होता है? एक मोल यह पदार्थ का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? ये पदार्थ का। मोल जो है बच्चों हमारा पदार्थ का मात्रक होता है। अब ये पदार्थ का मात्रक होता है, मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है। कोई भी पदार्थ कितना, जैसे कि जल है, कितना जल? उस पदार्थ के अवयव की संख्या कार्बन 12, कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम, कार्बन 12 जो है उस वो 0.012 किलोग्राम में जितने भी परमाणु होते हैं वही उसके 1 मोल के बराबर होते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि कार्बन 12 के 12 ग्राम, 12 ग्राम परमाणु, 12 ग्राम में जितने भी परमाणुओं की संख्या होती है उसी को हम क्या कहते हैं? 1 मोल कहते हैं। भाई परमाणु भार हम पढ़ते थे ना, 1/c 1/12 से तुलना करते थे, तो ये वही है कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में, यहाँ पे अगर किलोग्राम है तो 0.012 कर देना, या फिर 12 ग्राम में जो भी परमाणुओं की संख्या होती है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? 1 मोल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पूरक इकाई। पूरक इकाई जो होती है हमारी बच्चों, 2 प्रकार की पूरक इकाई होती है, एक हमारा कोण और दूसरा रेडियन। ठीक है। और दूसरी हमारी पूरक राशि होती है ठोस, और उसका मात्रक होता है हमारा स्टेरेडियन। ठोस कोण यानी कि जो सॉलिड होते हैं उनका कोण, और कोण क्या होता है आपको पता ही है, 1/360 का एक भाग जो होता है उसको हम कोण कहते हैं। और रेडियन क्या होता है? किसी भी वृत्त में समान त्रिज्या के बराबर जब समान चाप बनता है तो उसके बीच का जो कोण होता है उसी को हम रेडियन कहते हैं। लास्ट टाइम हमने क्लास जो है 11वीं का, जब हम त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर कर रहे थे तो उसके अंदर ये हमारा दिया गया था रेडियन और कोण। और ठोस कोण क्या होता है? जो किसी भी ठोस के बीच में कोण बनता है उसको हम ठोस कोण कहते हैं। चलिए जानते हैं इसकी डेफिनेशंस अच्छे से, और इसकी डेफिनेशन को नोट कर लेना, पेपर में बहुत बार इसको पूछा भी जाता है। यहाँ पे हमें कहा गया है रेडियन कोण। मैंने आपको बताया भाई किसी वृत्त में जब समान त्रिज्या समान चाप को काटती है उसी का बीच में जो कोण बनता है उसी को हम रेडियन में रखते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या की लंबाई समान लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण को 1 रेडियन के बराबर माना गया है, और इसका प्रतीक इसको RAD से शो करते हैं। यानी कि इसका मतलब बच्चों ऐसा है कि आप अगर यहाँ पे कोई एक वृत्त बनाते हो, मान लो इस वृत्त की त्रिज्या हमने 1 सेंटीमीटर ली, ये भी हमारी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो इसके जो बीच की जो चाप है इसकी दूरी भी हमारी 1 सेंटीमीटर ही होगी। तो ऐसी स्थिति में जो यहाँ पे कोण हमारा जनरेट होगा उस कोण को हम क्या कहेंगे? 1 रेडियन। ठीक है। स्टेरेडियन ठोस कोण की इकाई। ठीक है। स्टेरेडियन क्या होती है? ठोस कोण की इकाई, यूनिट ऑफ द सॉलिड एंगल। किसी गोले की त्रिज्या को भुजा मानकर बनाए गए वर्ग के समान क्षेत्रफल की गोलीय सतह पर बनाया गया केंद्र उस ठोस का ठोस कोण या फिर स्टेरेडियन के बराबर होता है। यानी कि कोई भी अगर गोला है और इस गोले की त्रिज्या को भुजा मानकर, इस गोले की जो त्रिज्या है इसको भुजा मानकर, इसके अंदर भुजा मानकर बनाए गए वर्ग के समान क्षेत्रफल, ये जो इसकी त्रिज्या है इसी के हमने वर्ग बना लिया, और इसके साथ ही जो हमारा इसके केंद्र के साथ में कोण बनेगा उसी को हम ठोस कोण या फिर स्टेडियम कोण के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ये सारी राशि तो हमारी कैसी थी? ये सारी राशि हमारी मूल राशि चलती है। अब हम बात करते हैं व्युत्पन्न राशि की कि व्युत्पन्न राशि हमारी क्या क्या होती हैं। तो व्युत्पन्न राशि मैंने क्या कहा था? वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों के ऊपर निर्भर करती है या फिर मूल राशियों को व्युत्पन्न करके बनाई जाती है, ऐसी राशियों को हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं या फिर ड्राइव क्वांटिटी बोलते हैं। इन राशियों को प्रदर्शित करने वाले, जो इन राशियों को प्रदर्शित करता है उनके मात्रक को हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इन मात्रकों को मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किया जाता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। अब जानते हैं किस तरीके से इनको प्राप्त किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं हमारे व्युत्पन्न राशियों के, जैसे कि क्षेत्रफल है,
तो क्षेत्रफल अगर हम एरिया निकालते हैं तो एरिया मान लो हम किसी का निकालें, लंबाई गुणा चौड़ाई निकाल देते हैं। चलो ये, तो ये जो हमारा एरिया है, ये जो हमारा क्षेत्रफल है, ये कैसी राशि है बच्चों? ये हमारी व्युत्पन्न राशि है। ये कहाँ से आया? लंबाई का मात्रक मीटर होता है, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर होता है, तो एरिया का मात्रक कितना हो गया? मीटर स्क्वायर हो गया। यानी कि यहाँ पे जो क्षेत्रफल को दर्शा रहा है वो मीटर स्क्वायर दर्शा रहा है। तो ये जो हमारा क्षेत्रफल है ये हमारा व्युत्पन्न राशि हो गई, ठीक है। और ये जो मीटर स्क्वायर है ये हमारा व्युत्पन्न मात्रक हो गया। इसी प्रकार से जैसे कि हम वेग की बात करें, वेग बराबर क्या होता है? हमारा विस्थापन बटे में समय। विस्थापन को हम किससे दर्शाते हैं? लंबाई से, दूरी से दर्शाते हैं। और समय क्या है हमारा? और दूरी को हम किससे दर्शाते हैं बच्चों? मीटर से। और समय को हम सेकंड से। तो वेग का मात्रक क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। अब वेग जो है हमारी वो व्युत्पन्न राशि है और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड है, तो ये भी हमारा व्युत्पन्न मात्रक हो गया। ये देखो दो, ये जो हमारा व्युत्पन्न मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, ये मीटर जो कि हमारा मूल मात्रक था, और सेकंड ये भी हमारा मूल मात्रक। मीटर हमारा लंबाई का मूल मात्रक था, सेकंड हमारा समय का मूल मात्रक था, और ये इन दोनों से मिलकर बना है, तो हम कहेंगे ये हमारा कैसा मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक है। यानी कि जो आपका मूल मात्रकों की सहायता से उनको ड्राइव करके जो बनता है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ये आपके भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि ये उसी से मिलकर बनते हैं हमारे। अब बात करते हैं मानक की पद्धति, किस तरीके से हम मापन को करते हैं। तो मापन की जो है अलग अलग प्रकार की पद्धतियां हैं, विभिन्न प्रकार की पद्धतियां हैं, और भौतिक राशियों के मूल मात्रकों के आधार पर कुछ पद्धति जो हमारी इस प्रकार है। पहला हमारा है CGS पद्धति। C मतलब सेंटीग्राम, G मतलब ग्राम, और S मतलब सेकंड। और दूसरी हमारी FPS है। ये अलग अलग कंट्री में अलग अलग चलती है। और ये MKS पद्धति है, मीटर किलोग्राम सेकंड। और ये SI अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सब स्टैंडर्ड यूनिट। इसमें क्या होता है कि SI जो है वो हर एक देश में सेम रहती है, और ये अकॉर्डिंग टू कंट्री या अकॉर्डिंग टू रीजन ये चेंज होती रहती है। चलिए पहले बात करते हैं CGS पद्धति। CGS सिस्टम में क्या है कि यहाँ पे हम दूरी को सेंटीमीटर में नापेंगे, दूरी को हम, लंबाई को सेंटीमीटर में रखेंगे, द्रव्यमान को हम हमेशा ग्राम में रखेंगे, और समय को हमेशा हम सेकंड में रखेंगे। तो इस तरीके से अगर हम किसी चीज को नापते हैं तो वो हमारी CGS पद्धति होती है। दूसरी आपकी होती है FPS सिस्टम। FPS सिस्टम क्या होता है बच्चों? जब हम किसी भी राशि को, किसी भौतिक राशि को फुट, पाउंड और सेकंड में नापते हैं, यानी कि यहाँ पे लंबाई को फुट में नापते हैं, द्रव्यमान को पौंड में, और समय को हम सेकंड में नापते हैं, तो इस पद्धति को हम FPS पद्धति कहते हैं, और इसको ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जानते हैं। ऐसा ये आपके MCQ में आ सकता है। नेक्स्ट आपका मीटर किलोग्राम पद्धति, MKS। ये हमारे इंडिया में भी चलता है। MKS मीटर किलोग्राम सेकंड, यानी कि यहाँ पे हम लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को हम यहाँ पे सेकंड में नापते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? MKS सिस्टम बोलते हैं। और अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली SI सिस्टम, ये तो आप लोग जानते हो कि यह मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली सिस्टम है। इसमें 7 मूल मात्रक और 2 आपके पूरक मात्रक होते हैं, और इन सब में जो हम लेते हैं लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम, समय को सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पियर, उष्मागति को कैंडिला, और तीव्रता को हम प्रकाश की तीव्रता को कैंडिला, और पदार्थ की मात्रा को हम मोल में लेते हैं। और दूसरा हमारा क्या होता है? वहां पे कोण होता है जिसको हम डिग्री और रेडियन में ले लेते हैं, और इसको स्टेरेडियन में ले लेते हैं। ये हमारी SI इंटरनेशनल यूनिट है, जो ऑल कंट्रीज में जो है ये हमेशा सेम रहती है। अब बात करते हैं SI पद्धति की विशेषता। SI पद्धति की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? SI पद्धति की जो विशेषताएं होती हैं इसमें कुछ निम्नलिखित। SI मात्रक एक परिमेयकृत पद्धति है, ठीक है, अर्थात इस पद्धति में एक भौतिक राशि के लिए एक ही मात्रक उपयोग किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ दूरी के लिए मीटर यूज किया जाता है, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल यूज किया जाता है, तापमान के लिए केल्विन, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम। तो उसमें सबसे पहली बात तो अच्छी है कि इसमें हर एक राशि के लिए अपना एक मात्रक जो है वो परिभाषित है। दूसरा, यह मात्रकों की संबंध पद्धति है, अर्थात इस पद्धति में व्युत्पन्न मात्रकों को केवल मूल मात्रकों द्वारा केवल गुणा भाग करके प्रतिस्थापित किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे मूल व्युत्पन्न मात्रक जो है उसको मूल मात्रकों से गुणा भाग करके निकाल सकते हैं। जैसे आपका दूरी बराबर होता है, जैसे आपका चाल है, तो चाल बराबर क्या होता है बच्चों? दूरी बटा समय, दूरी बटा समय है। तो दूरी का मात्रक हमारा मीटर होता है और समय का मात्रक सेकंड। तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारा जो चाल है, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होगा। तो यहाँ पर हम आसानी से व्युत्पन्न मात्रकों को से
व्युत्पन्न मात्रक जो है मूल मात्रकों से नॉर्मल तरीके से आसानी से गुणा भाग करके हम प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, यह पद्धति मैट्रिक या दशमलव पद्धति है। यहाँ पे हम मैट्रिक और दशमलव में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पद्धति में मात्रक चर, अचर तथा उपलब्ध मानकों पर आधारित है, जैसे कि 5 किलोग्राम। तो 5 जो है ये हमारा अचर हो गया और किलोग्राम हमारा फिक्स है। इस पद्धति में सभी मात्रक सुपरिभाषित है, यानी कि हम जितने भी मात्रक को इस्तेमाल करते हैं वो पहले से परिभाषित है। जैसे कि अब हमने लास्ट टाइम पढ़ा ना, 1 मीटर को हमने उसके सीजीएम के तरंगों से मापा है और 1 सेकंड को हमने सीजीएम से मापा है। तो ये सारी चीज जो हमारी पहले से बिल्कुल बिल्कुल परिभाषित हैं, ये कहीं पर भी चेंज नहीं होती है। ठीक है बच्चों, चलिए बात करते हैं प्रयोग के आधार पर कुछ अन्य राशियां। ठीक है, प्रयोग के आधार पर कुछ अन्य राशियां के कुछ अन्य मात्रक की बात करते हैं। सबसे पहला है हमारा यहाँ पे खगोलीय इकाई या फिर खगोलीय मात्रक। खगोलीय इकाई और खगोलीय मात्रक क्या होता है, इसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU बोलते हैं। सूर्य और पृथ्वी के केंद्र के बीच की औसत दूरी, सूर्य और पृथ्वी के केंद्र के बीच की जो औसत दूरी है उसको हम एक खगोलीय इकाई कहते हैं। ठीक है, यानी कि सूरज है और सूरज का जो केंद्र है और ये जो पृथ्वी है, इससे और इसकी जो बीच की दूरी है, इसी को हम एक खगोलीय यूनिट कहते हैं। और एक खगोलीय यूनिट A1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है वो 1.496 गुणा 10 की घात 11 मीटर के बराबर होती है। इसको याद कर लीजिएगा बच्चों बहुत अच्छे से। प्रकाश वर्ष, 1 लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष क्या है, देखो ये बहुत बार आपको कंफ्यूज करता है कि किसका यूनिट है। तो मैं आपको बता दूं, जो प्रकाश वर्ष है वो आपका दूरी का यूनिट होता है। प्रकाश द्वारा निर्वात में प्रकाश जो होता है एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है, एक वर्ष में जितनी दूरी तय कर लेता है, जितनी दूर तक प्रकाश एक वर्ष में चला जाएगा उसको हम एक 1 लाइट ईयर कहते हैं। 1 LY 1 लाइट ईयर कहते हैं। और एक लाइट ईयर में 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर, ये इसका मात्रक होता है। एक पारसेक, ये जो है हमारी बहुत लंबी लंबी दूरी, बड़ी बड़ी दूरियों को मापने काम में आता है। एक पारसेक, पारसेक ऑफ पैरालिटिक सेकंड। जिस दूरी पर एक खगोलीय इकाई लंबी चाप 1 सेकंड का कोण बनाती है, 1 सेकंड में कोण बनाती है, उसको उस दूरी को एक पारसेक कहते हैं। ठीक है, जिस दूरी पर खगोलीय इकाई हमारी ये थी, ये जो इकाई है 1 सेकंड में जितना चाप बना लेती है, 1 सेकंड में जितनी दूरी ये तय करती है, उसको हम क्या कहते हैं, उस दूरी को हम क्या कहते हैं बच्चों, इस दूरी को हम एक पारसेक कहते हैं। ठीक है, अगला, एक खगोलीय इकाई और प्रकाश वर्ष के बीच संबंध, ये आपको बहुत बार पूछा जाता है, खगोलीय इकाई तथा प्रकाश वर्ष के बीच संबंध क्या होता है। तो एक पारसेक में जो होती है बच्चों वो होती है 3.0884 गुणा 10 की घात 16 यूनिट, और एक प्रकाश वर्ष में होते हैं 6.3 गुणा 10 की 4 यूनिट। इससे इसको भाग कर देंगे तो ये लगभग एक पारसेक जो होता है, पारसेक जो होता है वो हमारा लाइट ईयर से भी बड़ी यूनिट होती है। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है एक पारसेक। कुछ छोटी दूरी नापने की यूनिट, जो छोटी दूरी हम नापते हैं वो माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम और फर्मी में नापते हैं। एक माइक्रोन जो होता है वो 10 की घात -6 मीटर के बराबर होता है, यानी कि 1 मीटर का ये वाला भाग, 10 लाखवां भाग। नैनोमीटर 1 मीटर, 10 की घात -9 मीटर जो है उसको हम एक नैनोमीटर कहते हैं। और एक एंगस्ट्रॉन 10 की घात -10 मीटर को, और एक फर्मी जो है 10 की घात -15 मीटर का, वो हम एक फर्मी कहते हैं। ये बहुत छोटी दूरी को नापने की यूनिट होते हैं। एक बाण जो होता है वो हमारा बहुत ही छोटे क्षेत्रफल को नापने की, ये हमारी दूरी की है, और ये क्षेत्र। एक बाण जो होता है 10 की घात -28 मीटर स्क्वायर, यानी कि मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर स्क्वायर का कितना भाग, एक क्या गया, यहाँ 28 जीरो लगा दोगे। इतने छोटे भाग को हम एक बाण कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। बड़े द्रव्यमान को मात्रक, कोई जो बहुत भारी भारी चीजें होती हैं उनको हम किससे नापते हैं, तो बड़े द्रव्यमान को हम टन में नापते हैं। एक टन जो होता है आपका, एक मैट्रिक टन वो 10,000 किलोग्राम का होता है, यानी कि एक मैट्रिक टन में हमारा 10 क्विंटल होता है। एक क्विंटल जो होता है वो 100 किलोग्राम का होता है। एक स्लग जो है 14.57 किलोग्राम का होता है। और एक चंद्रशेखर लिमिट, CSL बोलते हैं जिसको, ये सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना होता है, यानी कि हम बहुत ही बड़ी इकाई को नापने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और बहुत छोटे द्रव्यमान को नापने के लिए बच्चों हम एक AMU का यूनिट करते हैं। AMU मतलब एटॉमिक यूनिट, जो कि किसके बराबर होती है, 1.66 गुणा 10 की घात -27। हम बहुत ही छोटे द्रव्यमान नापने के लिए यूज करते हैं। और बड़े बड़े द्रव्यमान को हम टन में, क्विंटल में, स्लग में और चंद्रशेखर यूनिट में हम नापते हैं।
समय के मात्रक भी हमारे अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि सौर दिवस का मतलब पृथ्वी द्वारा सूर्य के सापेक्ष अक्ष में पद पर घूर्णन करने में लगा समय जो है एक सौर दिवस कहता है। यानी कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर जितने टाइम में लगा देती है उसको हम क्या कहते हैं, एक सौर दिवस कहते हैं, जैसे कि दिन रात होना 24 घंटे लगभग। नक्षत्र दिवस पृथ्वी द्वारा किसी स्थिर तारे के सापेक्ष अपने अक्ष पर घूर्णन करने में लगा समय, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर किसी तारे के सापेक्ष घूर्णन करने में जो लगा समय होता है उसको हम नक्षत्र दिवस कहते हैं। सौर वर्ष आपको जानते ही हो, पृथ्वी द्वारा सूर्य के परित अपनी कक्षा में एक चक्कर में लगाने वाले समय को हम क्या कहते हैं, एक सौर वर्ष कहते हैं। और एक सौर वर्ष जो है आपका 365.2425 दिवस के बराबर होता है लगभग, और 366 के करीब हम मान सकते हैं, जो कि ये आपका 4 वर्ष में एक बार क्लियर हो जाता है एक दिन, क्योंकि 25-25 है ना, तो 25-25 हमारा, इसलिए हमारा 4 साल में एक लीप ईयर बनता है जिसमें फरवरी हमारा 29 दिन का होता है। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के चारों तरफ, ये जो पृथ्वी है, ये जो हमारी अर्थ है, इसके चारों तरफ चंद्रमा को जो एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है उसको हम एक चंद्र दिवस कहते हैं। और एक चंद्र मास जो होता है वो लगभग 27.3 दिन का होता है, और एक सेक जो है 10⁻⁸ सेकंड का होता है। और ये जो लेक्चर था बच्चों, ये आज का इसका पार्ट नंबर 1 था, जिसमें हमने जाना कि भौतिक राशियां क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, भौतिक मात्रक कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। और मूल राशियां क्या होती हैं, मूल राशियों की डेफिनेशन हमने इसमें जानी, हमारे प्रायोगिक आधार पर हमने जाने भौतिक राशियों के गुण क्या होते हैं, सब एसआई इंटरनेशनल यूनिट हमने जानी, अंतर्राष्ट्रीय यूनिट, और उसके क्या क्या होते हैं। तो ये सारी चीज हमने इस वाले पार्ट में कवर कर ली है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और डेली आपको 8 बजे शाम को डेली आपको अपलोड मिल जाया करेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।